नमस्कार बच्चों उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम इतिहास का कक्षा 10 का अध्याय 3 करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है भूमंडलीकरण विश्व का बनना। अब ये जो अध्याय है बहुत ही विस्तृत है और इसलिए हम इसको 2 या 3 भागों में करेंगे। पहले हम ये जान लें कि इस अध्याय में हम क्या करेंगे। बच्चों इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार व्यापार, भोजन और रोग के जरिए किस प्रकार जो लोग थे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े। हालांकि पहले ये जो जुड़ने की गति थी बहुत ही कम थी, जैसा कि आज हम देखते हैं। आज तो बहुत जो गति है जुड़ने की, वैश्वीकरण होने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार बाद में औपनिवेशिक व्यवस्था शुरू हुई और किस प्रकार यूरोप के विभिन्न देशों ने संसार के बहुत से हिस्सों पर अपना कब्जा किया और उसके बाद किस प्रकार जो अर्थव्यवस्था थी, जो राजनीति थी और जो समाज था किस तरह बदलता चला गया। और इसी बीच हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच क्या जो व्यवस्था थी वो वहाँ पर जारी रही और उसके बाद धीरे धीरे अंत में हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार अनौपनिवेशिक व्यवस्था लागू हुई और किस प्रकार धीरे धीरे ये जो देश थे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और उसके बाद एक नई व्यवस्था ब्रेटन वुड व्यवस्था के बाद शुरू हुई और किस प्रकार बाद में जो पूरा संसार था दोबारा से एक नई गति के साथ आपस में जुड़ने लगा। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक युग से पूर्व, आधुनिक यानी अभी जो पिछले 200 साल से जो एक समय चला आ रहा है वो एक आधुनिक युग माना जाता है। लेकिन उससे पूर्व, आधुनिक युग से पूर्व का जो समय था वहाँ पर किस प्रकार जो वैश्वीकरण है किस प्रकार एक तरह से व्यवस्था में आया। अब मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ कि वैश्वीकरण वैश्वीकरण वैश्वीकरण, आप तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो आइए एक बार हम फिर से इसकी चर्चा करें। वैश्वीकरण क्या है? संसार के विभिन्न देशों को या संसार के विभिन्न नागरिकों को आपस में जोड़ना, और ये जो जुड़ाव है ये कई तरह से हमें देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि क्या होता है जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या एक प्रकार से वैश्वीकरण को सुलभ बनाते हैं तो उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। आपको पता ही है कि व्यापार, लोग व्यापार करते हैं, एक वस्तु को अपने देश में भेजने के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजते हैं और उसी प्रकार दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं वो भी अपने देश में लाते हैं और इस प्रकार व्यापार के जरिए ये देश के लोग और ये जो देश हैं आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और ये व्यवस्था अब की नहीं है। व्यापार जो है प्राचीन भारत से ही हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार आज से लगभग 4500 साल से भी पहले से सिंधु घाटी सभ्यता, हमें वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पश्चिमी एशिया के बहुत से क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए थे व्यापार के जरिए। तो इस प्रकार ये जो वैश्वीकरण है अब जो देख रहे हैं वैश्वीकरण उस समय भी था। फर्क क्या है कि मात्रा का फर्क है। उस समय जो गति थी वो थोड़ी कम थी और आज जो गति है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, मात्रा उसकी बढ़ गई है। और इसी तरह लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अपने देश में हमें सही अवसर नहीं मिल रहे तो वो दूसरे देशों में जाना शुरू कर देते हैं
और आधुनिक जो वैश्वीकरण की व्यवस्था है उससे पहले वाली व्यवस्था में भी इसी प्रकार लोगों का आना जाना था। बस फर्क क्या था कि वो जो आना जाना था वो आज की तुलना में कम था। क्यों? क्योंकि उस समय जो आधुनिक साधन थे परिवहन के, यातायात के, वो इतने विकसित नहीं थे जितने कि आज हैं। और इसी प्रकार क्या होता था, एक देश से दूसरे देश में यात्री आते जाते थे। यात्री एक प्रकार से देखें तो वो ज्ञान की खोज में आते जाते थे। भारत में क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्यून-सांग आया, उसी प्रकार गुप्त काल में भी यहाँ पर एक चीनी यात्री आया जिसका नाम फाहियान था। और वो जो क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित था और बौद्ध धर्म के बारे में ये जो दोनों यात्री थे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो भारत में आए। और इस प्रकार लोगों का आना जाना एक प्रकार से तब भी जारी था। और ये जो आना जाना है, चाहे वो यात्रियों का है, चाहे धर्म उपदेशकों का है, चाहे ज्ञान की खोज में आए यात्रियों का है, क्या होता है कि ये जब भी आते जाते हैं तो अपने साथ ज्ञान भी लेके आते हैं, पैसा भी लेके आते हैं, कुछ नया हुनर भी लेके आते हैं, कुछ नए विचार भी लेके आते हैं, आविष्कार भी लेके आते हैं, और साथ साथ अपने साथ कीटाणु और बीमारियां भी लेकर चलते हैं, जो कि इस तरह से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। आइए अब हम एक नई चीज देखें जिसने दुनिया को आपस में जोड़ा, और वो था रेशम मार्ग। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न या विचार आ रहा होगा कि रेशम मार्ग ये कौन सा मार्ग है, कि क्या वहाँ पे रेशम बिछा रहता था? वास्तव में क्या है कि ये जो मार्ग था एक प्रकार से ये भारत को अफ्रीका से और जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके साथ आपस में जोड़ता था। और इस मार्ग से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता था, वस्त्र लाया जाता था, और वस्त्रों में भी सबसे ज़्यादा रेशम का प्रयोग होता था, यानी रेशम को वहाँ से ज़्यादा लाया जाता था, और इसीलिए उसका नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट पड़ गया। ये जरूरी नहीं था कि वहाँ से सिर्फ रेशम ही जाता था, और भी चीज़ें थी, लेकिन जो मुख्य तौर पर ज़्यादा चीज़ जाती थी वो वहाँ से रेशम ही जाता था, इसीलिए उसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। इतिहासकारों ने बहुत सारे रेशम मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी बर्तन लाए जाते थे और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते जाते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। और इसी प्रकार एक देश का भोजन या एक देश में उगाई जाने वाली फसल किस प्रकार इन यात्रियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंचते थे। आपने नाम सुना होगा नूडल्स, पानी आ गया मुंह में। उसमें क्या था, नूडल्स जो है वो मुख्यतः चीन में पैदा होता था।
बाद में चीन से अरब यात्रियों के माध्यम से वो यूरोप में पहुंचा और देश के अन्य भागों में पहुंचा। इसी प्रकार जो आप पास्ता खाते हैं, हम कहते हैं कि ये इटालियन फूड है, यानी इटली का भोजन है, परंतु अगर वास्तव में देखें तो ये जो पास्ता है इसको जो अरब व्यापारी थे वो इटली का जो एक टापू है सिसिली वहां ले गए थे और वहीं से बाद में धीरे धीरे ये दूसरी जगह पर पहुंचा। इसी तरह आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। और कई बार क्या होता है, जब एक फसल एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है तो वहां तो एक प्रकार से पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ, जब दक्षिण अमेरिका से जो आलू की फसल थी यूरोप में पहुंची तो वहां के जो गरीब लोग थे उनका तो जीवन ही बदल गया। उनको जो भोजन के कह सकते हैं मुसीबत पड़ी हुई थी, लाले पड़े हुए थे, आलू की फसल ने उनको पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। उनकी जो उम्र थी, औसत उम्र थी, वो भी बढ़ गई। और आयरलैंड के जो किसान थे, छोटे किसान थे, वो तो आलू की फसल पर इतने निर्भर हो गए कि जब 1840 में वहां पर आलू की फसल खराब हुई तो पता नहीं कितने लाखों लोग वहां भूख की वजह से मर गए। आइए अब हम विजय, बीमारी और व्यापार के जरिए किस प्रकार जो विश्व था एक दूसरे से जुड़ा उसकी बात करें। अब जब क्या हुआ कि समुद्री मार्गों की खोज हो गई, अब उससे क्या हुआ, जो यूरोप के लोग थे, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका कह सकते हैं कैरिबियन द्वीप समूह था। अब वहां पे जब इस रास्ते की खोज हो गई और बाद में वास्को डी गामा ने जब 1498 में पूरा अफ्रीका का चक्कर काट करके भारत में पहुंचा था तो एक नया मार्ग उसको वो मिल गया था। और बाद में क्या हुआ, इन मार्गों के जरिए ये जो यूरोप के देश थे धीरे धीरे एशिया और अमेरिका के क्षेत्रों में पहुंच गए और धीरे धीरे वहां पर उन्होंने अपनी नई व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे तंत्र में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगी, यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं
किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। और 16वीं सदी के मध्य के आते आते पुर्तगाली और स्पेन की सेनाओं ने अमेरिका के बहुत से क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश आप जानते ही हैं कि जब कोई दूसरा देश आकर के किसी देश पर अपने फायदे की वजह से आक्रमण करता है और उस पर कब्जा करता है और उसका मुख्य उद्देश्य उस देश का लाभ करना नहीं होता या फायदा पहुंचाना नहीं होता जहां पर उसने कब्जा किया है, बल्कि अपने देश को जहां से वो आया है उसको फायदा पहुंचाना होता है। और उपनिवेश वहां पर जब बनाने शुरू कर दिए तो उससे उनको क्या कई प्रकार के लाभ मिले। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली जरूरी है कि उन्होंने अपने ताकत के दम पर या सेना के दम पर अपने उपनिवेश नहीं बनाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ही हथियारों के दम पर यह काम किया। उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ एक बीमारी लेकर के आए। बीमारी थी चेचक। अब क्या था कि जो यूरोप के लोग थे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन जो अमेरिका में अलग थलग लोग रह रहे थे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत कम थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब चेचक अफसरों के और सेनाओं के जरिए दक्षिण अमेरिका में या अमेरिका के अन्य हिस्सों में पहुंचा तो वहां जो भारी संख्या में जो लोग थे वो उसकी चपेट में आ गए। और कई जगह तो ऐसा होता था कि यूरोपियन वहां पहुंचते भी नहीं थे लेकिन चेचक पहले पहुंच जाता था। और इस प्रकार चेचक की मार ने अमेरिका वासियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और ये जो स्पेन वाले और ये जो पुर्तगाली थे इनके लिए वहां पर अपने उपनिवेश और औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी उसको लागू करना बड़ा आसान हो गया। अब जब ये स्थिति हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यूरोप के देश अपनी जो औपनिवेशिक व्यवस्था है उसको फैला रहे थे, और ऐसी स्थिति में भारत और चीन वहां क्या हो रहा था, भारत और चीन जो दोनों एक प्रकार से पहले वाली व्यवस्था में बहुत आगे थे, इस औपनिवेशिक व्यवस्था की वजह से धीरे धीरे वो पिछड़ने लगे। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो बच्चों, इस अध्याय का हमारा जो पहला भाग था वो अब समाप्त होता है और इस अध्याय का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन अब आपने क्या समझा, क्या जाना, आइए उसको थोड़ा प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? विकल्प हैं व्यापार की वजह से, घूमने के लिए, काम की तलाश में, ये सभी। और अगर हम ये तीनों देखते हैं तो तीनों के लिए, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। प्रश्न 2, प्राचीन काल में विश्व को आपस में जोड़ने वाला कौन सा मार्ग बहुत प्रसिद्ध था? विकल्प हैं कपास मार्ग, रेशम मार्ग, मसाला मार्ग, अफीम मार्ग। और बिल्कुल सही आपने पहचाना, इसका सही उत्तर है रेशम मार्ग। प्रश्न 3, नूडल्स मूल रूप से किस देश का खाद्य पदार्थ है? विकल्प हैं भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड। बिल्कुल सही, नूडल्स चीन का मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ रहा है। प्रश्न 4, कोलंबस निम्न में से क्या था? विकल्प हैं एक वैज्ञानिक, एक व्यवसायी, एक खोजी यात्री, एक गुलाम। तो कोलंबस एक खोजी यात्री था जिसने अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न 5,
वह कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से यूरोप के देशों ने अमेरिकी महाद्वीप को आसानी से उपनिवेश बना लिया? और विकल्प हैं पोलियो, टीबी, चेचक, मलेरिया। बिल्कुल सही आपने पहचाना, अभी हमने पढ़ा, इसका उत्तर है चेचक। अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, रेशम मार्ग को यह नाम क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि इस मार्ग से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का व्यापार होता था और इन कपड़ों में भी रेशम का कपड़ा ज़्यादा मात्रा में होता था। प्रश्न 2, प्राचीन काल से ही कौन कौन से व्यक्ति एक देश से दूसरे देशों की यात्राएं करते रहे हैं? उत्तर, यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री और अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए लोग एक देश से दूसरे देशों में आते जाते रहे हैं। साथ ही कई लोग यातना या उत्पीड़न से बचने के लिए भी ऐसा करते रहे हैं। प्रश्न 3, पूर्व आधुनिक युग में अमेरिका महाद्वीप से क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। अब हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में दिया गया है कोलंबस, आयरलैंड, सिसिली, चीन। सूची 2 में दिया गया है इटली का टापू, नूडल्स, स्पेन का खोजी यात्री, आलू अकाल। आइए अब हम इनका मिलान करें। तो सूची 1 में पहले है कोलंबस। कोलंबस को हम किससे मिलाएंगे? सूची 2 में गा से, स्पेन का खोजी यात्री। सूची 1 में जो दूसरा है आयरलैंड, उसको हम किससे मिलाएंगे? उसको हम आलू अकाल से मिलाएंगे, क्योंकि आयरलैंड में आलूओं का अकाल पड़ा था जिसकी वजह से कई लोग मर गए थे, भूखे मर गए थे। सूची 3 में है सिसिली और इसको हम सूची 2 के पहले से का से मिलाएंगे, क्योंकि सिसिली जो है वो इटली का टापू है। और सूची 4 में है चीन और चीन को हम जो सूची 2 का दूसरा है नूडल्स उससे मिलाएंगे, क्योंकि नूडल्स चीन का मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ भूमंडलीकरण विश्व का बनना इस अध्याय का पहला भाग समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जो हमने चर्चा की, जो हमने प्रश्न उत्तर की बात की, वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और जल्दी ही हम इसके दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।